पिछली क्लास में सर फहाद ने कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर बताया था। कुछ नाम दिए थे सर ने, जैसे कि मास्टर नोड्स, वर्कर नोड्स। किसी को याद है? किसी को याद है मास्टर नोड क्या होती है, वर्कर नोड क्या होती है? घर पे जाके नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? तो हमारे पास नोड्स होते हैं कुबरनेटिस में, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं? आप इसको है ना सर्वर समझ लें, ठीक है। मैं आता हूँ। नहीं अभी नहीं हो, आप तो मान लें कि वो 100 बिना उसके तो मजा ही नहीं आएगा। कहते अच्छा, लास्ट क्लास में सर ने कुबरनेटिस के बारे में बहुत डिटेल में काफ़ी सारी बातें समझाई थी और मेन जो चीज़ें बताई थी वो नोड्स के बारे में थी। तो पहले तो हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। कुबरनेटिस को सबसे पहले जो गूगल है वो यूट्यूब के लिए या फिर उनके जो ड्राइव्स वगैरह थे उसमें यूज़ किया करते थे, बोर्ज नाम था उसका। फिर उसके बाद जब एडवांसमेंट आती गई तो उन्होंने लगा कि ये अच्छी चीज़ है, हमें लोगों को भी देनी चाहिए, तो उन्होंने कुबरनेटिस स्टार्ट कर दिया। अब डोकर सबसे पहले हम यूज़ किया करते थे, डोकर भी हमने किया हुआ है, हमें पता है कंटेनर्स बनाने के लिए डोकर का इस्तेमाल किया जाता था। डोकर में क्या होता है कि अगर एक कंटेनर है उसे मैनेज कर लेंगे, 10 कंटेनर है वो भी मैनेज हो जाएंगे। लेकिन क्या हो जब हमारे पास हज़ारों कंटेनर्स आ जाए, अब कौन सा कंटेनर क्रैश हो जाए, किस कंटेनर पे ट्रैफिक ज़्यादा है और हमें कब एक और कंटेनर बनाने की ज़रूरत है, इस सबको किसी को 24/7 चेक करना पड़ता कि कौन सा कंटेनर अभी क्रैश हुआ है और फिर हमें नया कंटेनर बनाना है, किस तरह से ये सारा सेटअप करना पड़ता। उसके लिए हमने एक मैनेजर रखा है, वो मैनेजर हमारा कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस क्या करता है कि वो जब हमारे किसी एक कंटेनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो वो खुद से ही एक और कंटेनर क्रिएट कर देता है और ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनमें। इसी तरह से अगर ट्रैफिक कम हो जाए तो एक कंटेनर को स्टॉप करके सारा लोड उस पिछले कंटेनर पे ले आ जाए, यानी कि इसे भी मैनेज कर रहा है। अगर कंटेनर क्रैश हो जाए तो खुद से ही उसे रिस्टार्ट भी कर देता है। तो मैनेजर का काम कुबरनेटिस ने किया, इंसान मैनुअली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम तहनीना नाज। कुबरनेटिस को आप लोग ना इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेटर है। हम अक्सर क्लास में देखते हैं हमारे पास चेयर्स इस वक्त देखें किस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि क्या हुआ, यूज़र्स ज़्यादा थे। जब यूज़र ज़्यादा थे तो हमने चेयर्स बहुत ज़्यादा लगा दी। लेकिन ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तब यूज़र्स कम होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमने अपनी जो चेयर्स हैं वो अलग तरीके से लगा लेते हैं, यानी कम कर देते हैं चेयर्स को और एक अलग तरीके से सेट कर देते हैं। कुबरनेटिस क्या करता है? कुबरनेटिस यही करता है, क्लस्टर्स को वो ज़रूरत के वक्त बनाता है, ऑटो स्केलिंग करता है, स्केल करता है और क्या करता है, सेल्फ हीलिंग। अगर कोई कुर्सी टूटी हुई है तो वो हटा देगा उसको। तो कुबरनेटिस जो है वो एज अ ऑर्केस्ट्रेटर काम करता है। अब डोकर में पहले हम क्या करते थे, डोकर में हम क्लस्टर्स इमेज बनाते हैं, आपने डोकर फाइल पढ़ी, डोकर फाइल बनती है, बिल्ड होता है, इमेज बनती है और वो क्लस्टर बन जाता है। कुबरनेटिस में वो क्लस्टर चलाने का, उसको ऑर्केस्ट्रेट करने का, वो सारा काम कुबरनेटिस कर रहा होता है। तो आप ये भी एक तरीके से उसको एक और मिसाल से समझ सकते हैं कि कुबरनेटिस जो है, एक डॉकर जो है वो कंटेनर है। आपने कोई बंदरगाह देखी होगी, वहाँ पे कंटेनर्स होते हैं ना, तो डॉकर जो है ना वो कंटेनर बनाता है। कंटेनर को जो बंदरगाह होती है वहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट करने का काम, वहाँ रखने का काम कंटेनर्स को वो उस बंदरगाह का होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया कि कुबरनेटिस जो है वो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर होता है कुबरनेटिस। नहीं ना। अच्छा, एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया क्लस्टर का। क्लस्टर किसे कहते हैं? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है नोड्स का। नोड्स को आप यूँ समझ लें कि नोड्स एक कंप्यूटर की बात हो रही है। एक कंप्यूटर एक नोड, दूसरा कंप्यूटर दूसरा नोड और 3-4 कंप्यूटर जब आप मिला दें तो वो एक पूरा क्लस्टर बन जाता है। अब उन
पोर्ट्स के अंदर ही हमारे कंटेनर्स रखे होते हैं, लेकिन उन कंटेनर्स को हम यूँ रखते नहीं, उसे किसी चीज़ में हमें पैक करना पड़ता है, तो उसे पोर्ट्स का नाम देते हैं। नोड्स एक तरह से समझ लें कि हमारा प्लॉट है और पोर्ट्स उसके ऊपर बना हुआ एक घर है, और उन पोर्ट्स के अंदर उसके जो लोग रह रहे हैं, यानी उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो उसके कंटेनर्स कहलाए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम पहले नोड का कॉन्सेप्ट हमारे पास देख लेते हैं। नोड्स में हमारे पास दो तरह के नोड्स होते हैं, एक मास्टर नोड होता है, एक वर्किंग नोड होता है। मास्टर नोड एज अ मास्टर माइंड होता है, वो सब कुछ प्लान करता है। ये पिछले क्लास में सर ने काफ़ी डिटेल में बताया था हमें, और इमेज भी यहाँ पर शो करवाई थी, जिसमें हमारे पास API सर्वर्स थे और मैनेजर थे, स्केड्यूलर था, कंट्रोलर था, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करता था। और फिर वर्किंग नोड्स क्या करते हैं, वो एक्चुअल में कंटेनर बनाने का काम करते हैं, किस तरह से कंटेनर को बनाना है, कंटेनर D को बताते हैं कि कंटेनर क्रिएट करना है। और ये सारी चीज़ें जब यूज़र आएगा, मीन्स वो खुद ही उसे अब मैनेज कर रहा होता है, जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। पोर्ट्स के बारे में आप लोग इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि आप पोर्ट्स को असल में जो है ना, कुबरनेटिस पोर्ट्स को ही एड्रेस दे रहा होता है, एड्रेस दे रहा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मैसेज है, कोई भी खत है, तो वो खत जो है वो कंटेनर है। अब उस खत के ऊपर जो रैपर है, ठीक है, और उस रैपर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, वो रैपर जो है वो पोर्ट्स है, और कुबरनेटिस जो है ना वो पोर्ट्स को ही एड्रेस देगा। हम किसी भी खत के अंदर एड्रेस लिख के नहीं डाकखाने में जमा करवा देते हैं। हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक रैपर रखते हैं, उस रैपर के अंदर और उस रैपर के ऊपर एड्रेस लिखा होता है। पोर्ट्स का क्या है, पोर्ट्स कुबरनेटिस जो है वो पोर्ट्स को ही एड्रेस देता है। तो हम जो कंटेनर्स चल रहे होते हैं वो पोर्ट्स के अंदर चल रहे होते हैं। जब कुबरनेटिस किसी कंटेनर को रन करता है तो हम ऐसे दे देते हैं, हम किसी शॉप पर जाते हैं और वो हमें कुछ देता है तो हम कहते हैं प्लीज़ शापर में डाल के दे दो। तो कुबरनेटिस भी ये कहता है कि अगर कंटेनर रन करना है तो उसके शापर में, उसके रैपर में उसे पैक कर दो, और वो रैपर पोर्ट्स कहलाता है। अब लास्ट क्लास में सर ने एक सवाल किया था और सर ने कहा था इसका होमवर्क आप लोगों को करना है कि क्या पोर्ट्स के बगैर हम किसी कंटेनर को रन कर सकते हैं, और पोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो क्या किसी ने इसको सर्च किया इसके बारे में? जी बताएं। पांच में पेजेस है। अच्छा, जब कंटेनर को रन किया जाता है, सबसे कुबरनेटिस जब आई, अब कुबरनेटिस डोकर के कंटेनर को पोर्ट्स की मदद से रन करेगा, यानी जब तक आपका कोड नहीं है आपका कंटेनर रन नहीं कर सकता। पोर्ट्स के अंदर कंटेनर्स होते हैं, तो हर पोर्ट को एक IP एड्रेस दिया जाता है और उस IP एड्रेस की मदद से कंटेनर को रन किया जाता है। जब तक आपका पोर्ट नहीं है आपका कंटेनर नहीं है। एक पोर्ट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी, यानी एक से ज़्यादा कंटेनर्स भी रख सकते हैं और एक कंटेनर को भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले जब हम कंटेनर बनाया करते थे तो उस वक्त डोकर का यूज़ किया जाता था, उसके बाद अभी कंटेनर D का यूज़ किया जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए। इन फ्यूचर अगर कोई और टूल आ जाता है जो डोकर या कंटेनर D से बहुत अच्छा है, हम उसे यूज़ करेंगे। अब अगर हम कंटेनर्स पर आपका कुबरनेटिस डिपेंड कर रहा होता तो इन फ्यूचर कंटेनर जो कुबरनेटिस है वो उस पर स्विच नहीं कर पाता। तो बेस्ट थिंग यहाँ से हमें क्या मिली कि अगर आपका कुबरनेटिस डोकर पर डिपेंडेंट नहीं है, कंटेनर D पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो आसानी से अपने पोर्ट के IP एड्रेस को यूज़ करते हुए किसी तीसरे टूल पर भी स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पोर्ट के अंदर हम मल्टीपल कंटेनर बना के रख सकते हैं, और वो कंटेनर क्योंकि एक घर के अंदर दो लोग रह रहे हैं तो दोनों को आपस में बात करने के लिए किसी तरह की किसी API की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से अपना लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो एक कंटेनर के अंदर दो या दो से ज़्यादा एक पोर्ट के अंदर दो कंटेनर रखने का यही फ़ायदा होता है। आप दो नाम है, एक मिनी क्यूब और एक क्यूब सीटीएल, किस किसने सुना है यहाँ पे? मिनी क्यूब का सुना है, और क्यूब सीटीएल?
डीप सीडीएल एक टूल है जिससे मतलब कर्सर से बात कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में सर फहद ने जो मास्टर नोट वर्कर नोट्स पढ़ाए थे तो समझ आ गए थे ना सबको? क्योंकि अगर वो नहीं आते तो आगे नहीं चल सकते। मैं जैसे एक ओवरव्यू डायग्राम से बता देता हूँ। सर ने बताया था कि हमारे पास एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर होता है, ठीक है। क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ मशीन्स या ग्रुप ऑफ सर्वर्स जिसमें मल्टीपल सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सही है। तो हमारे पास एक क्लस्टर है, उसके अंदर सर ने दो टाइप की नोट्स बताई थी कि ये दोनों काम कर रही होती है। पहली बताई थी मास्टर नोड और दूसरी बताई थी वर्कर नोड। लिख लेते साथ में। तो नोड क्या है? नोड आप समझ लें कि ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर का तो पता है ना सबको। तो नोड सर्वर है जहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन रन होती है। तो मास्टर नोड और वर्कर नोड ये दो चीज़ें सर ने बताई थी। और इसमें ये बताया था कि जो वर्कर नोड होती है उसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा होता है, सही है। और जो मास्टर नोड होती है वो क्या होती है, वो किस लिए होती है? वो वर्कर नोड को मैनेज करनी होती है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि किसी पॉड को क्रिएट करना हो, वो मास्टर नोड का ही एक कंपोनेंट है, उसके थ्रू होगा। हम जो बात कर रहे होते हैं, हम जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं पूरे क्लस्टर में, वो हम किससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं? मास्टर नोड के कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ये अभी मैं डायग्राम से बताता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। तो हमारे पास एक थी मास्टर नोड, मैं इसको बता देता हूँ, सही है। ये हमारे पास एक मास्टर नोड है। इसके अंदर सर ने चार चीजें बताई थी कि इसके अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं। तो नाम बता सकते हैं कोई? यहाँ से आवाज आई एपीआई सर्वर, ठीक है। पहला हो गया एपीआई सर्वर, एपीआई सर्वर। और जी एटीसीडी, सही। और स्केड्यूलर, इसके अलावा कंट्रोल मैनेजर, सही है। तो ये चार चीज़ें थी जो सर ने बताई थी पिछली क्लास में कि ये चार चीज़ें होती है मास्टर नोड में, ठीक है। अब हमारे पास एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर, अच्छा मैंने क्लस्टर ही बता देता हूँ ताकि आपको पता हो क्लस्टर होता है क्या। ये बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, ये क्लस्टर है, सही है। इसके अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। आप ये समझ लें, ये एक क्लस्टर किसे कहते हैं इंग्लिश में? ग्रुप तो कहते हैं ना। यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पीपल पोजीशन और एक्यूरिंग क्लोजली टुगेदर। तो क्लस्टर क्या है? ग्रुप से सर्वर का, ठीक है। मल्टीपल सर्वर्स होंगे जो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक ही, आप ये समझ लें, एक ही छत के अंदर नीचे होंगे, सही है। तो मैंने ये क्लस्टर बनाया है, इसके अंदर मल्टीपल नोड्स है। नोड्स में किसको कह रहा हूँ? सर्वर को। दो टाइप की नोड्स हमने देखी, एक मास्टर नोड और दूसरी होती है वर्कर नोड। जो हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, जो हम कोड लिखते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं, फिर कंटेनर रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो वो हमारे वर्कर नोड में चल रही होती है, ठीक है। और मास्टर नोड उस वर्कर नोड से क्या नाम है, कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। अब मैं आपको वर्कर नोड बताता हूँ। वर्कर नोड में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कितनी चीज़ें होती थी टोटल? कितने कंपोनेंट्स थे वर्कर नोड के? तीन चार प्रॉक्सी सर। कौन कौन से? चले नाम बताएं। ये मेरी वर्कर नोड है, सही है। इसके अंदर कितनी चीजें थी? नाम बताएं। ट्यूबलाइट और
क्यू प्रॉक्सी और पोर्ट और पोर्ट आप लोग को आता है अभी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि वर्कर नोड के अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। वर्कर नोड हमारी वो नोड होती है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन रन होती है, सही है। यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स बहुत सारी आती है, एक के अंदर दूसरी चीज़, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। तो आप ये स्ट्रक्चर समझेगा, ये हायरार्की समझेगा। तो हमारे पास क्या है, वर्कर नोड है और ये मास्टर नोड है। ये वर्कर नोड मल्टीपल हो सकती है, हो सकता है कि मेरे पास एक से ज़्यादा वर्कर नोड हो, और ये जो मास्टर नोड है ये भी मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, हमारे पास ये मास्टर नोड भी मल्टीपल हो सकती है। एक ये पूरा क्या है, एक क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर 2 टाइप के नोड देखे हमने, वर्कर नोड और मास्टर नोड। ये क्या होती है, पिछली क्लास में सर फहाद ने सही से पढ़ा दिया था, ठीक है। तो मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में 2 वर्ड लिए थे ना, 2 नाम लिए थे, कौन कौन से, एक मिनी क्यूब और एक क्यूब सीटीएल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो है क्या। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सर्वर है, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, जो ये आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर कहलाता है, ठीक है। ये जो ऊपर आउटलाइन बताई है मैंने, एक बॉक्स के अंदर सबको रैप किया है, ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है। उसके अंदर मास्टर नोड मल्टीपल हो सकते हैं और वर्कर नोड भी हो सकते हैं। वर्कर नोड के अंदर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। अभी सिर्फ आप इतना समझें, फिर ये बताएं कि हम ये मल्टीपल नोड बनाने का फ़ायदा क्या है। मतलब वर्कर नोड मैं इतना क्या नाम है, इतनी डिफिकल्ट उसमें जा भी रहा हूँ, मैं इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जा भी रहा हूँ। मैं सिंपल अपना कंप्यूटर रखूँ और उसमें एप्लीकेशन रन कर दूँ। ये मास्टर नोड बनाना, ये वर्कर नोड्स बनाना, वर्कर नोड्स के भी रेप्लिकास बनाना। ये हाँ, एक बात इन्होंने ये कही कि अगर ये मेरा एक वर्कर नोड है, इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, सही है, और ट्रैफिक आता है, ठीक है। हमारे पास जो मेमोरी है, हमारे पास जो फिजिकल डिवाइस है, जाहिर सी बात है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं होगी ना। हमने अपने लिए या फिर कहीं भी क्लाउड पे परचेज करी है, तो वो लिमिटेड ही होगी ना। रैम कैसे प्री डिफाइन होगी कि भाई आपके पास इतनी रैम है, 32 GB जितनी भी। तो ये है कि भाई मेरे पास एक नोड है, सही है। आप ये समझ लें कि इसकी कैपेसिटी है कि ये 8 GB रैम या फिर इतना हैंडल कर सकता है एक साथ, ठीक है। तो जब ट्रैफिक आ रहा होगा, ट्रैफिक क्या है, हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, जब एक वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आ जाए और वो वेबसाइट अच्छे से वो नहीं हुई भी हो डिप्लॉय, या फिर उसमें इश्यूज हो, तो वो क्या होता है, हैंग होने शुरू हो जाती है। ऐसा ही है, जैसे कि आपके कंप्यूटर है, उसकी स्टोरेज बढ़ने लग जाए तो आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये होता है कि अगर हम एक क्या नाम है, ये हमारे लिए कुबरनेटिस करके देता है कि हमारे पास एक वर्कर नोड में हमारी एप्लीकेशन चल रही है, सही है। और होगा ये कि जब यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर समझे 68 to 80% ट्रैफिक आ गया, तो होगा क्या कि ये इसका रेप्लिका बना देगा। जैसे कि रेप्लिका कैसे कहेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देगा, हमारे पास एक और सर्वर आ जाएगा, सही है, और फिर ट्रैफिक उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो बैलेंस हो जाएगा फिर, ठीक है, जगह हमारे पास खाली बच जाएगी। ये बात समझ आई? एक ही बंदे को आई है, सबकी तरफ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें। ये मैं पिछली क्लास का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स में हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 तरह की नोड थी, मास्टर नोड और वर्कर नोड। अब यहाँ पर जो हम ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, हम जो बात करते हैं वो किससे करते हैं, इस सारे कंपोनेंट मैंने टोटल 7 चीज़ें लिखी यहाँ पे। API यहाँ पे 4 चीज़ें और यहाँ पे 3 चीज़ें। तो हम जब कम्युनिकेट करेंगे, जब हम अपना आर्किटेक्चर बना रहे होंगे, तो किससे कम्युनिकेट करेंगे, मास्टर से, किससे, मास्टर नोड से, क्लस्टर से। अब अभी ये चीज़ आपको आती है, देखिए आपने अभी हैकाथॉन बनाया है, तो हैकाथॉन में आपने एक बनाया फ्रंट एंड, एक बनाया बैक एंड, सही है। बैक एंड से आपका डेटाबेस भी कनेक्ट था, बैक एंड पे आपकी APIs बनी हुई थी। तो आपको फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवाना था बैक एंड से,
तो आप क्या यूज़ करते थे? API से यूज करते थे, सही है। तो API के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? एक मशीन से दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो API सर्वर जो कंपोनेंट है किसका? मास्टर नोड का, हम इससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें जो भी काम करवाना होता है, हमें वर्कर नोड बनवानी होती है, हमें कोई पॉड क्रिएट कराना होता है, हम इस API सर्वर से बोलते हैं। ये API सर्वर का काम होता है आगे क्या नाम है, आगे दूसरे कंपोनेंट्स तक वो पहुंचाना, हमारा जो डिज़ायर जो है, और वो आगे फिर काम करता है, सही है। जैसे कि इसने बताया कंट्रोल मैनेजर को या स्केजुलर को, और इसने फिर आगे हमारा पॉड क्रिएट कर दिया या डिलीट कर दिया कुछ भी। तो हमारी जो इंटरेक्शन होती है वो होती है API सर्वर से, सही है। अब ये बताया आपने बैकएंड में API बना दी थी, ठीक है। फास्ट API में आपने बैकएंड में API बनाई थी, उस API को यूज़ कैसे करते हैं हम? कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए होता है ना, या तो आपका फ्रंट एंड हो, जैसे आपने बुक बनाई थी, बुक में आपने फ्रंट एंड में API को कॉल किया, ऐसे ही कोई आप उसको पोस्ट में भी चेक करते हैं, ऐसा ही है। API कॉल करने के लिए क्लाइंट चाहिए होता है, ये तो पता है ना। हाँ, तो API यूज़ करने के लिए कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए होता है, या वो आपका पोस्टमैन हो, या वो आपकी फ्रंट एंड की वेबसाइट हो, या फिर वो आपकी CMD के थ्रू कर्ल कमांड से कर सकते हैं। हम कर्ल कमांड होती है उससे भी कर सकते हैं। तो हम इस API सर्वर से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जैसे आपका बैकएंड था ना, आपने जो बनाया था उससे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए होगा, कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम बात कर सकें। तो यहाँ पर किस तरह, अभी मैंने बताया ना कैसे कैसे क्लाइंट हो सकते हैं। या तो कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, फ्रंट एंड है, ठीक है, या कोई CMD के थ्रू हम कर्ल कमांड से करते हैं जैसे। तो इससे जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जो क्लाइंट है इसका, वो है हमारे पास kubectl। ये चीज़ समझ आई? मतलब kubectl, जैसे हम बैकएंड के APIs कॉल करते थे ना फ्रंट एंड से, तो kubectl हमारे पास एक टूल है, ठीक है, CMD टूल है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कमांड्स के थ्रू हम इस API सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और ये आगे पे ये वर्कर नोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें बना रहा होगा। कोई नहीं है ना मेरे पास, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। kubectl समझ आया? मैंने ये बात बताई, जैसे कि हमने अभी हैकाथॉन में एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, हमारी उसमें फ्रंट एंड भी था, बैक एंड भी था। तो हमने क्या करा था, हमने बैक एंड में कुछ APIs बनाई थी। APIs बनाने का मकसद क्या था कि हम फ्रंट एंड से उसको वो करा सकें, इंटरेक्ट करा सकें। हम कोई काम फ्रंट एंड में करें और वो हमारे API से बैक एंड में उसका अपडेट आ जाए। जैसे कि चैटबॉट बनाया था हमने, तो बना किस पे था, बैक एंड पे, लेकिन हमने यूज़ क्या करना था, फ्रंट एंड पर। तो हमने क्या किया था, उसकी API बना दी थी। उस API में क्या हो रहा था, मैं मैसेज लिख रहा था हाय फ्रंट, वो जो रिक्वेस्ट थी वो बैकएंड पे जा रही थी, और पीछे एजेंट रिस्पांस कर रहा था, और वो रिस्पांस दोबारा क्लाइंट पे आ रहा था फ्रंट एंड में। ये चीज़ तो क्लियर है ना सबको? तो हमें कोई ना कोई सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, API की चाहिए होती है, सही है। अब जैसे कि डेटाबेस है, इसकी एग्जांपल जैसे ये डेटाबेस है, ठीक है, आपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, NeonDB पे गए आप, वहाँ से आपको एक URL चाहिए होगा, डेटाबेस URL, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको इंटरेक्ट करेंगे अपने बैकएंड के थ्रू। तो कोई भी सर्वर हो, कोई जैसे कि इनकी मशीन है, अगर इनकी मशीन में मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है ना, तो ये मुझे API बना के देंगे, मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पे ये पूरा कुबरनेटिस का क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पे API सर्वर बना हुआ है, बैकएंड बना हुआ है, बैकएंड जो सारी चीज़ें हैंडल करता है, ठीक है। तो हमें उससे इंटरेक्ट करना है, हमें कुबरनेटिस जो क्लस्टर है हमें बताना है उसको कि भाई मैं हमारे इतने नोड्स होने चाहिए, एक नोड के पॉड के कितने रेप्लिकास होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम जो इंटरेक्ट करेंगे वो किससे करेंगे, API सर्वर से करेंगे, सही है। तो API सर्वर जो हमारा जैसे बैकएंड है, हम अपनी बुक वाली एग्जांपल लेते हैं, जो हमने बुक बनाई थी, तो हमारे पास जो बैकएंड था,
तो वो सिर्फ बैकएंड चलाने से काम थोड़ी हो रहा था, हमें उसे इंटरेक्ट करना था, तो उसके लिए क्लाइंट लगा, सही है, मतलब फ्रंट एंड। या फिर हम एपीआई से चेक कर सकते हैं, पोस्टमैन के थ्रू चेक कर सकते हैं, है ना। पोस्टमैन से हम एपीआई कॉल कर सकते हैं, और होता क्या होगा कि उनके पास बैकएंड पे रिक्वेस्ट आती होगी और फर्दर जो आगे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी हमने इनके बैकएंड से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है kubectl, सही है। ये एक CMD बेस्ड टूल है, मतलब ये हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा, और वहाँ पर हम कमांड दे रहे होंगे और वो कमांड पीछे बैकएंड में फर्दर जा रही होगी। जैसे यहाँ पे एपीआई सर्वर है तो उसके पास जा रही होगी, और फिर ये यहाँ पर जब रिक्वेस्ट आई तो इसने फिर आगे चीज़ें करनी जो हमने वहाँ पे बताई होगी। इसने जो अगर हमने बताया होगा कि पॉड क्रिएट कर दो तो वो पॉड क्रिएट कर देगा, और भी सारी चीज़ें। ये समझ आ गया kubectl क्या है, ठीक है। kubectl एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने एपीआई सर्वर से वो करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सिंपल। अच्छा, एक और नाम लिया था मैंने, क्या लिया था, मिनीक्यू। अच्छा, एक और नाम लिया था मैंने, मिनीक्यू। तो इसमें मैं बता दूँ, ये जो है ना क्लस्टर, कुबरनेटिस क्लस्टर, अब इसमें देखिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास मास्टर नोड है, वर्कर नोड है, ठीक है, पूरा एक आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। अब हम जो है ना, अगर हम कोई छोटी सी ऐप बना रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम इतना बड़ा वो नहीं बनाएंगे। मतलब जैसे कि हमारी एक टू डू ऐप है, उस टू डू ऐप के लिए मैं इतना बड़ा क्लस्टर तो नहीं बनाऊंगा ना, और इसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है अगर मैं इसको इस लेवल पे बनाऊँ, सही है। इसमें हमें कनेक्टिविटी करनी होती है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम वो डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं करेंगे, सही है। हम उस डिफ़िकल्ट पार्ट की जगह एक आसान चीज़ करेंगे, वो मैं बताता हूँ। तो अब मिनीक्यूब क्या है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक उसमें आ गई, ठीक है। तो ये एक नोड है मेरा, नोड क्या चीज़ थी, सर्वर, सर्वर, सही है। तो मेरे पास एक सर्वर है, इसी सर्वर के अंदर मैंने ऊपर कितने कंपोनेंट्स लिस्ट किए थे, 7। कौन कौन से, मास्टर के कौन कौन से थे, एपीआई सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, एटीसीडी, तो बाकी उसके वर्कर नोड के, वर्कर नोड के कितने थे, 3। कौन कौन से, कंटेनर एंड ठीक है। ये अब हुआ क्या, मिनीक्यूब ने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर थे, सही है। मतलब ये जो सर्वर पहले वर्कर नोड है, इसकी रैम अलग होगी, ठीक है, इसकी स्टोरेज वगैरह रैम सारी अलग होगी, दूसरा सर्वर बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, सर्वर देखे हैं किसी ने पहले, वैसे देखे कभी, अब जैसे कि ये एक इमेज है, खुल गया बस, हाँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पिज्जा बॉक्स जैसे ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सर्वर है, ठीक है। जब आप क्लाउड पे कुछ परचेज करते हो ना, जैसे AWS में आपने सर्वर परचेज किया, तो आप क्या करते हो, उन्होंने पहले से अपने पूरा ये डेटा सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ का एक डब्बा आपका हो गया, सही, आपके नाम हो गया। तो आप ये सर्वर परचेज कर रहे हो, तो जो आप पैसे देते हो ना मंथली ईयरली चार्ज, जो वो चार्ज करते हैं, वो आप इसके पैसे दे रहे होते हो। तो यहाँ पर
आपके पास सर्वर्स है, ठीक है। अब हमारे पास तो सिर्फ एक लैपटॉप है ना, ठीक है, और उसमें इतनी स्टोरेज वगैरह चीज़ें है नहीं उसमें। तो हम क्या कर, मिनी क्यूब ने क्या करा, मिनी क्यूब ने सबको एक ही सर्वर पे लेके आ गया वो, ठीक है। एक ही नोड बन गई हमारे पास, ठीक है, जो क्या कहलाएगी कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड। और उसी का काम होगा कि भाई वो क्या कर रही होगी, वर्कर नोड का काम भी कर रही होगी, ठीक है। सब एक के अंदर मर्ज हो गया, समझ आया। तो हम बजाय इसके कि ऐसे काम कर रहे हो इस लेवल पे, हम फिलहाल स्टार्ट किससे करेंगे, मिनी क्यूब से, ताकि हमें पहले हम हैंड्स ऑन हो जाए, हमें चीज़ें आ जाए, कमांड्स वगैरह आ जाए। और एक और चीज़ ये है कि हम मिनी क्यूब में अगर ऐसे काम कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा नहीं है कि भाई मुझे उसके लिए क्या नाम है दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब। मैं इस पे ऐसे काम कर रहा हूँ, पीछे है ना आप कॉन्सेप्ट सारे वही रखेगा कि भाई वर्क नोड अप हुआ, मतलब क्या नाम है एक नोड बना और उसमें पॉड क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें। और तो क्या होगा कि आप इस मिनी क्यूब वाले उसको बाद में इन फ्यूचर इस पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिनी क्यूब है, इसने क्या करा, सबको एक ही नोड पे डाल दिया। और ये जो नोड होगा ये कहलाएगा कंट्रोल प्लेन। ये हम कमांड से भी लिखेंगे, अगर हम कमांड चलाएंगे ना, हम वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई कितने हमारे पास नोड्स हैं, तो वहाँ पे एक ही नोड दिखा रहा होगा, उसका नाम होगा कंट्रोल प्लेन। वहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सबको सब आ गया? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। क्लियर है? सवाल कर लूँ? इंडिविजुअल करूँगा। जी कंट्रोल पे मैंने ये बताया कि मिनी क्यूब ने क्या किया, हमारे जो ऊपर पूरा आर्किटेक्चर था ना जिसमें मल्टीपल नोड्स थी, उन सबको एक ही उसमें लेकर आ गया, एक ही सर्वर पे लेकर आ गया, ठीक है, जिसका नाम है कंट्रोल प्लेन, जिसे हम मास्टर नोड भी कहते हैं। तो मिनी क्यूब ये करता है, जब हम काम कर रहे होंगे ना, तो काम करने से पहले क्या करेंगे, इस नोड को स्टार्ट करेंगे, इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, वो कमांड है उसके थ्रू हम इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, फिर हम इंटरैक्ट करेंगे, हम नोड्स वगैरह बनाएंगे। इंटरैक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, और API सर्वर से हम इंटरैक्ट कैसे कर रहे होंगे, किस चीज़ के थ्रू, क्यूब सीरियल। हाँ, तो हम फिर क्या करेंगे, एकदम हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो जाए, हम क्यूब सीरियल के कमांड से सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो मिनी क्यूब का काम क्या था, सिर्फ ये सर्वर को स्टार्ट करना, सही है। एक दो काम और भी है, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सर्वर स्टार्ट हुआ, ये सर्वर डिलीट हुआ, स्टॉप हुआ, आप ज़्यादातर ये चीज़ें कर रहे होंगे मिनी क्यूब में, सही है। बाकी सारे जो चीज़ें होंगी, क्या नाम है, पॉड क्रिएट करना, जितने भी आपके इमेज से रिलेटेड वो होगा, कंटेनर आपको वर्कर नोड बनानी होगी, या फिर आपने रेप्लिकास क्रिएट करने होंगे, वो सारे आप किससे कर रहे होंगे, क्यूब सीरियल के थ्रू। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। खाली छोटी एप्लीकेशन बन सकती है, बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं जी, छोटी एप्लीकेशन बड़ी बनाएंगे। मिनी क्यूब पे आप छोटी बड़ी आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाए, लेकिन मिनी क्यूब का आप प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब प्रोडक्शन में मतलब ये हो गया ना, हम इतना देखिए, हम इतने कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर में जा क्यों रहे हैं,
हम इसलिए चाह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट आराम से स्केलेबल हो सके, ठीक है। अगर मुझे कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है तो मैंने आप एक और नोट वर्कर नोट डाल दी, तो हमारी वेबसाइट हमें आराम से क्या हो जाती है, स्केल हो जाती है, ठीक है। रेप्लिकास बने होते हैं डुप्लीकेट, तो उससे क्या होता है कि भाई अगर आपकी एक सर्वर रुक गया तो दूसरा चल रहा होता है, सही है। आपकी वेबसाइट में ये नहीं आता कि भाई जैसे कि मेंटेनेंस में है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हम इतने कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर में जा ही इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्वर आ जाते हैं। मिनी क्यूब तो सारी चीज़ एक ही सर्वर पे रख रहा है ना, तो उसमें कोई भी मसला हुआ तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मिनी क्यूब आप प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे ना तो आप क्या नाम है, एक दूसरा टूल है उसके थ्रू आप काम कर लेंगे। सिंपल पोर्ट्स वगैरह बनाते थे 10-20 पोर्ट तो आराम से चल जाते थे, लेकिन जैसे ही पोर्ट्स के वो ज़्यादा तादाद हो जाते थे तो इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम कुबरनेटिस को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे खुद ब खुद वो मैनेज भी कर रहा होता है और उसको किस तरीके से स्केल अप वगैरह सब कुछ कर रहा होता है। सो अब हमने थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर को भी पढ़ा कि एक कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर किस तरीके से एक वर्कर नोड होता है और एक मास्टर नोड होता है। तो अब ये है कि क्लस्टर को किस तरीके से बनाते हैं, तो इसी तरीके से अभी आप लोगों को पढ़ाया था मिनी क्यूब के बारे में। तो मिनी क्यूब भी एक तरीके से एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम एक अपने लोकल लैपटॉप के अंदर मिनी क्यूब के वो कुबरनेटिस के क्लस्टर बना के उसको मैनेज कर सकते हैं और उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से मिनी क्यूब के अलावा कुछ और टूल्स भी आते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि मिनी क्यूब ईजी होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी आपने जैसे पढ़ा था कि मिनी क्यूब के अंदर सिर्फ एक सिंगल नोड के अंदर ही वो आपका मास्टर नोड भी कंट्रोल कर रहा होता है और इसी तरीके से वर्कर नोड भी आपको इसी के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। तो लोकली अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम मिनी क्यूब का यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, जैसे ये देखिए आप मिनी क्यूब के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो ये एज अ मिनी क्यूब जो है वो एज अ टूल है जो आपके क्लस्टर को बूट स्ट्रैप, तो यहाँ पे वर्ड आती है बूट स्ट्रैप टूल। बूट स्ट्रैप का मतलब आपके क्लस्टर को इनिशियलाइज करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आगे जाके क्या कहते हैं प्रोडक्शन के अंदर और भी टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक काइंड होता है, एक काइंड टूल भी होता है और इसी तरीके से एक और भी टूल होता है क्यूबीडीएम करके। लेकिन अभी मिनी क्यूब हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि काइंड के अंदर आपको क्लस्टर बनाने के लिए, जैसे हम लास्ट टाइम हमने डॉकर के अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए यामल के अंदर लिखना पड़ रहा होता था कि हम डॉकर के अंदर यामल के अंदर लिख रहे होते थे कि भाई मुझे डॉकर की इस इमेज को बिल्ड करने के लिए मैं पूरी फाइल लिखते थे, 3-4 स्टेप लिख देते थे, तो आपको याद होगा। तो इसीलिए ना काइंड के अंदर हमें खुद से क्लस्टर बनाने के लिए भी एक अलग से यामल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो मिनी क्यूब के अंदर ये हमें आसानी मिलती है कि मिनी क्यूब के अंदर सिंपल हमें एक कमांड लिखनी होगी जो आगे भी जाके देखेंगे। सिंपल हम मिनी क्यूब स्टार्ट कर देंगे, वो खुद ब खुद सारा कुछ आपको बनाकर दे देगा, क्लस्टर का सेटअप वगैरह सब कुछ करके दे देगा। क्योंकि आगे जाके मतलब मिनी क्यूब के बारे में आप कुबरनेटिस पढ़ेंगे तो उसमें जैसे पोर्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, रेप्लिका सेट कैसे क्रिएट होते हैं, तो सारा कुछ हमें खुद से यामल फाइल के अंदर क्रिएट करनी होती है। सो मिनी क्यूब में ये आसानी मिलती है हमें। लोकल टेस्टिंग करने के लिए भी आराम से बना सकते हैं। और अब इसके अलावा हमने पढ़ा था क्यूबनेट के बारे में, सॉरी क्यूबसीटीएल के बारे में। तो अब हमारे जो क्लस्टर हमने मिनी क्यूब से क्लस्टर क्रिएट कर दिया, अब उस क्लस्टर से हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब हम डॉकर पढ़ रहे थे तो डॉकर के पढ़ते वक्त हमने आपको पता होगा कि हमने CMD के अंदर डॉकर की कमांड चला रहे होते थे, डॉकर TS करके। तो वो इस तरीके से हमारे क्लाइंट के थ्रू हम मतलब एक टूल था डॉकर जिसके थ्रू हम CMD के अंदर डॉकर की कमांड चला के डॉकर से इंटरेक्ट कर पा रहे थे। तो इसी तरीके से अपने कुबरनेटिस के क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्यूबसीटीएल करके वो आती है टूल, जिसके कमांड हम रन करके अपने कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर इंटरेक्ट करके उसकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि पोर्ट्स कितने रन हो रहे हैं, क्या क्रैश हो गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है एंड सो ऑन। सो अभी किसी का कोई सवाल? Yes.
ये तो अच्छा, अगर जैसे हमने पढ़ा था कि मिनी क्यूब को हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी टू यूज़ होता है। अगर उसके अंदर हमें कोई क्लस्टर भी क्रिएट करना हो ना, हम सिंपल से आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से सिंपल से मिनी क्यूब स्टार्ट कमांड को रन कर देंगे, उससे हमारा सिंपल सा क्लस्टर क्रिएट होकर आ भी जाएगा एक सिंगल नोड के अंदर ही। अगर इसके अलावा एक और टूल भी होती है लाइक काइंड करके होता है, जिससे हम क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मिनी क्यूब भी हो गया और भी टूल्स हो गए। तो अब आप खुद देखेंगे अगर हम काइंड का यूज़ करते हैं तो काइंड के अंदर ही पूरी हमें YAML फाइल लिखनी पड़ती है कि भाई कितने हमारे कंट्रोल प्लेन, जैसे हमने अभी पढ़ा था जो मास्टर नोड हम जिसे कह रहे होते हैं, और उसके अलावा कितने हमारे क्या कहते हैं वर्कर नोड्स बनेंगे। तो उसके बारे में भी हमने बताया कि इसमें देखिए आप 2 वर्कर नोड्स बन रहे हैं और एक मास्टर नोड बन रहा है जिसमें इमेज को हम पुल कर रहे हैं। तो यही है, अगर हम काइंड से यूज़ करके क्लस्टर बनाएंगे तो हमें पूरी YAML फाइल खुद से लिखनी पड़ेगी और उसके बाद उसको क्रिएट करने के लिए देखिए काइंड क्रिएट करके फिर जाके हमारी जो कुबरनेटिस की क्लस्टर है वो बन के आएगी। लेकिन अभी हम मिनी क्यूब को लेके चल रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी टू यूज़ है और लोकली टेस्ट करने के लिए भी सही है। और उसमें होता भी है कि सिंगल नोड होता है, आराम से वो चल जाता है नेटवर्क के अंदर। क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड या भी किसी को समझ नहीं आया मिनी क्यूब आगे ये डिलीट किए मेरे को ला के इसने कोई डिलीट कर दिया है। ये वहाँ किसी को समझ नहीं आया? क्या डिलीट क्रेडिट और सब हाँ, अभी इसके बाद इंस्टॉलेशन पे भी जाएंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन ये थ्योरी आ गई सबको? सर एक चीज बता दें, दोनों भाई जी। जब 2 नोड हैं मास्टर नोड और वर्कर नोड, हमको उसको मिनी क्यूब के जरिए एक नोड करके क्यों चलाना है? हम दोनों को चला हमको प्रोडक्शन में दोनों रख रहे हैं, तो हम टेस्टिंग में क्यों एक नोड करके रखते हैं? नहीं, उसके लिए आप वो दूसरा टूल यूज़ करेंगे, क्या नाम है, काइंड करके कुछ नाम है उसका। आप काइंड तो वही काम कर रहा है जो मिनी क्यूब कर रहा है एक्सेप्शन के अलावा। मेरा सवाल ये कि इस पे हम नहीं है ना वो दोनों और चीज़ तो ढूंढ रहा हूँ। करके रन कर रहे हैं। जी हमको डिप्लॉयमेंट का हमको प्रोडक्शन ये नहीं करना, हमें मास्टर नोड अलग चाहिए और वर्कर नोड अलग चाहिए। तो हम testing वही ऑथ की फाइल है ना। प्रोडक्शन पे करना है उसी तरह से क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐप बना रहे हो ना जो प्रोडक्शन में चल रही है, मतलब आपकी कोई ऐप है जो प्रोडक्शन पे है, तो उसको आप ऐसे मिनी क्यूब से टेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको उस लेवल पे ही टेस्ट करेंगे। उसमें आपको काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, जैसे YAML फाइल है उसमें आपको वहाँ पे चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। पहले आपको 2 नोड को आपस में कनेक्ट भी करवाना होगा, तो वो सब आप तब करेंगे जब आप प्रोडक्शन की टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, तो उसको आप मिनी क्यूब से नहीं करेंगे, आप उसको दूसरे उसके थ्रू ही करेंगे। मुझे पता है नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जब हम टेस्टिंग पर हैं तो उस वक्त हम मिनी क्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हमने जाना ही देखिए यहाँ पे अभी ना जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ना रैम का और रिसोर्सेज का इशू होता है क्योंकि उनकी रैम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर वो लॉकर का यूज़ भी नहीं कर रहा होगा तो उसका 8 में से 7 GB यूज़ हो रही है। और इसी तरीके से स्टोरेज का भी मसला होता है C ड्राइव और D ड्राइव का। तो इस वजह से अभी पढ़ाने के लिए मिनी ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कुबरनेटिस समझ आ जाए। उसके बाद जाके आप जब प्रोडक्शन के अंदर आप काइंड से भी कर सकते हो एंड सो ऑन। तो अभी सिर्फ पढ़ाने के लिए हम, क्योंकि उसके अंदर सिंगल नोड के अंदर आपका दोनों चलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ईजिली हो जाता है, लाइट वेटेड भी होते हैं और ईजिली आपको पढ़ने के लिए समझ आ जाए ना। टेस्टिंग वगैरह वो बात की बात। टेस्टिंग वगैरह के लिए आप ऑफिशियल वही यूज़ करेंगे जो काइंड वगैरह जो, इसमें आपको है ना वो लेना पड़ेगा, AWS वगैरह में परचेज करना पड़ेगा, पहले आपको स्टोरेज देनी पड़ेगी। ये होता है इशू टू इंस्टेंस ये करके उसके अंदर आप सारा काम कर रहे हो तो काइंड का सारा क्रिएशन वगैरह। ये तो हो नहीं ना मैं दसिया अच्छा समझ आ गया सबको?
जवाब ही नहीं आ रहा, दोनों समझ आ रहे हैं pero कोई नहीं कनेक्ट कर जी। रियल लाइफ एग्जाम्पल किस चीज़ की? मां दसे हैं तब तो मेरे से चली हुआ था, फिर मैंने यहाँ हाँ मैम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, मिनी ग्रुप पे चलाने के लिए ना हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो में से एक हो चल जाएगा, या तो वर्चुअल मशीन चाहिए या तो वो कंटेनर में चलेगा। आप लोग को पता है ये दोनों चीज़ें क्या है? हाँ, वर्चुअल मशीन क्या होती है? जी हाँ, एक ये वर्चुअल मशीन भी होती है कि आपने कहीं पर जैसे क्लाउड पे आपने स्टोरेज ले ली, आपने वहाँ पे वो बाय कर लिया, तो आप कह रहे हो कि वो मेरी वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वर्चुअल मशीन एक और चीज़ होती है। जब सर फहाद ने स्टार्ट किया था डॉकर पढ़ाना, तब सर फहाद ने दोनों चीज़ें बताई थी। देखिए वर्चुअल मशीन जैसे कि कंटेनर तो सबको पता है ना, कंटेनर में क्या होता है? कंटेनर में एक मिनट दिखा देता हूँ, लिख के दिखा दूँ। हमने कुछ लेयर्स पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे नीचे हमारे पास हार्डवेयर था। सही है। उसके बाद क्या था जब हम डॉकर पढ़े थे? वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑपरेटिंग ओएस, सही बात करना चाहिए, समझाओ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मेरे ख्याल में किसी वजह से फंस गए हैं ये कहीं, लिनक्स भी हो सकते हैं, विंडोज भी हो सकते हैं, मैक भी हो सकते दोनों आ नहीं सके इस वजह से। हैं। उसके बाद अगली चीज़ करवा लें, टाइम निकले बट स्टूडेंट्स नया टॉपिक एप्लीकेशन लेयर भी है, नेक्स्ट क्लास होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा और वो कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक भी तो अभी हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। तो क्या आएगी? डिपेंडेंसीज आएगी। किसी को नहीं समझ आया, मतलब चंद एक अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो उसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी, सही है। वही ना उस लेवल पे कमेंट नहीं कर सकते सर हम ज़्यादा। और डिपेंडेंसी के साथ आपका क्या होगा? स्टाइल कोड होगा, ठीक है। तो मैं कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे इसको ना मिला के लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। जितना कम लिखो ना उतना अच्छे से समझ आएगा, सही है। तो जब हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने डॉकर, तो सर ने कुछ इस तरह से डायग्राम बना के दिखाई थी आपको, सही है। तो हमारे पास तीन चीज़ें थी। क्या? अगर हमने कोई कोड लिखा है, वो हमें कहीं पे रन करना है, तो हमारे पास तीन चीज़ होनी चाहिए। पहले तो हार्डवेयर होना चाहिए, जिस मशीन पे वो रन होगा वो होना चाहिए। सेकंड, उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमारा कोड विद डिपेंडेंसीज उसके अंदर वो इंस्टॉल हो। तो अब ये जो कंटेनर का जो कॉन्सेप्ट था, कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो क्या करता था हमारे अपने कंप्यूटर में, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास विंडोज़ है, तो विंडोज़ के अंदर यहाँ पर हार्डवेयर किसका है? मेरा, या फिर इमेज के साथ आता है? इमेज के साथ कोई हार्डवेयर आता है? हाँ, नहीं आता। अच्छा देखिए, मैंने जब अपने पास डॉकर इंस्टॉल किया, तो उसने क्या करा, एक वर्चुअल मशीन के अंदर डॉकर इंस्टॉल किया। डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं हुआ, सही है। उसकी वजह ये है कि डॉकर जो है उसको कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है? लिनक्स चाहिए होता है। अगर मेरे पास लिनक्स होता, मेरा कंप्यूटर जो है वो लिनक्स होता, ठीक है। ओएस के अंदर ना एक मेन चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओएस कर्नल। एक नाम है ओएस कर्नल। इसका काम क्या होता है? ये आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। मतलब जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे फंसी लिखता हूँ, तो जो मैं कीबोर्ड पे लिखता हूँ ना, तो और ये क्या करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके एप्लीकेशन लेयर तक आगे सिग्नल पहुँचाएगा। तो ओएस कर्नल हमारी मेन चीज़ होती है। आप ये समझ लें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है।
तो मेरा जो ओएस कर्नल है वो किसका है, विंडोज़ का है, सही है। डॉकर को किसका चाहिए, लिनक्स का। तो डॉकर क्या करेगा, डॉकर अपने मेरे विंडोज़ में ही एक, ये जो मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर एक साइड में एक जगह बना लेगा, ठीक है, और वहाँ पे लिनक्स को इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पर इसने लिनक्स को इंस्टॉल किया, जिसको हम कहेंगे वर्चुअल मशीन। उसने क्या करा, अब ओएस इंस्टॉल कर लिया और उसके साथ क्या आया, हमारा ओएस कर्नल लिनक्स वाला। ठीक है, ये मेरा पूरा कंप्यूटर था। एक मिनट, ये मेरा पूरा कंप्यूटर था। मेरे कंप्यूटर पे एक जगह वो हो गई, क्या नाम है, एक जगह पर क्या आ गया, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो गई। अब मैं जो डॉकर चला रहा हूँ ना, वो इस वर्चुअल मशीन पे चला रहा हूँ। मैं डॉकर के अंदर जो कंटेनर बन रहे हैं वो भी इसी वर्चुअल मशीन के अंदर बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो हम जो मिनी क्यूब चलाएंगे वो किस पे, उसके ना उसको दो चीज़ें चाहिए, या तो उसको एक ऐसी वर्चुअल मशीन चाहिए, या तो वो कंटेनर के अंदर रन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम डॉकर के थ्रू मिनी क्यूब को चला रहे होंगे। मिनी क्यूब का जो ड्राइवर होगा वो डॉकर होगा। तो इससे क्या होगा, जब मैं मिनी क्यूब स्टार्ट करूँगा, जब अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा, तो वो क्या करेगा, एक डॉकर के इमेज को पुल करेगा और एक कंटेनर चला देगा। वो कंटेनर आपका सर्वर है। अब जितना भी काम हो रहा होगा उस सर्वर कंटेनर के अंदर हो रहा होगा। ये चीज़ समझ आई, नहीं आई? मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम लोग, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको वर्चुअल मशीन पे चलाएं, या तो हम इसको कंटेनर पे चलाएं, ठीक है, मिनी क्यूब को। अगर मेरे पास मैक होता तो मैं इसको वर्चुअल मशीन पे चलाता, हाइपर किट ऐसा कोई नाम होता है उसका, उस पर चल जाता वो। अभी हमारे पास डॉकर इंस्टॉल है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटेनर में ही चलाएंगे। हमारे पास क्या होगा, एक कंटेनर फुल हो जाएगा, अप हो जाएगा, और उस कंटेनर में हमारे मिनी क्यूब का सर्वर चल रहा होगा। तो आप ये समझ लें, जो हमने यहाँ पे सर्वर बनाया था साइड में, ये जो हमने बनाया था, इसमें 7 चीज़ें थी मिनी क्यूब, ये हमारे डॉकर के कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। बस ये जो समझ आ गई ना। इसका मतलब जब मिनी क्यूब स्टार्ट लिखेंगे तो वो खुद ही इमेज को पुल करेगा। वो आप डॉक्स देखेगा, सामने लिखा है कि भाई पुलिंग, वो इमेज को पुल करेगा, उसके बाद सर्वर स्टार्ट कर देगा, तो वो उस कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। ये चीज़ समझ आ गई है? ठीक है। और डॉकर भी वर्चुअल मशीन के अंदर चलता है, याद रखिएगा। तो फिर हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। थ्योरी क्लियर है ना सबको? हम इसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं इंस्टॉल, और हम इसकी exe फाइल से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मिनी क्यूब को। ठीक है, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ मिनी क्यूब। अब यहाँ पर मैं आया पहले इसमें, तो यहाँ पे देखिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्टिव यहाँ पे लिखा है कि लिनक्स पे करना है, मैक पे करना है, विंडोज़ पे करना है। तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी एक कमांड है, हम उससे भी कर सकते हैं। पावर शेल पे जाएगा आप,
सिर्फ तोते में चुनो हाँ चौको से कर लो। इस कमांड से भी आप मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास अभी पहले से इंस्टॉल हुआ है। सही है। हाँ तो चॉकलेटी के बारे में थोड़ा बताओ, चौको के बारे में बताओ ना जरा। चौको से क्यों बने? नमाज के बाद एडिट कैसे बने? कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की है उस पर? अभी मेरा कौन सा सेट है? विंडोज सेट है। यहाँ पर थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज आ रहा है। ठीक है, लेटेस्ट जो इसका है, मैं इसको दबाऊंगा तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपल। देखिए यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो हमारे पास क्या डाउनलोड हुआ है? सेटअप डाउनलोड हुआ है। तो सेटअप से आपको इंस्टॉलेशन आती है ना, ये बार बार की हो गया आप लोगों ने। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, आई एग्री, इंस्टॉल। मैं इंस्टॉल दबाऊंगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ है तो उसे कैंसिल करना। और दूसरी क्या चीज़ थी? दो नाम दिए थे ना मैंने। कमांड, उसका नाम क्या था कमांड नेम का? आवाज़ से बोले। नहीं, दो नाम। हाँ, क्यूब सीटीएल। दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक क्यूब सीटीएल, एक मिनी क्यूब। तो मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन देख लिया हमने, अब क्यूब सीटीएल की देखते हैं। क्यूब सीटीएल ऐप से थोड़ी इंस्टॉल होता है। क्यूब सीटीएल साथ ही आया ना? अलग से नहीं होगा, ये साथ ही आएगा। क्या होता है ये? क्यूब सीटीएल अच्छा, मिनी क्यूब हमने इंस्टॉल कर लिया है। सही है, क्यूब सीटीएल इसके साथ आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनी क्यूब का वर्जन चेक करते हैं। सही है, तो यहाँ पे ना देखिए मैंने वर्जन लिखा तो यहाँ पे मिनी क्यूब वर्जन दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे मिनी क्यूब वर्जन लिखिएगा ना, इसको माइनस वर्जन लिखिएगा। अगर इसको आपने माइनस वर्जन लिखा तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये अननोन फ्लैग। सही है, तो आप डायरेक्ट वर्जन लिखिएगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है कि हम माइनस वर्जन लिखते हैं बाकी दूसरी चीज़ों में। ठीक है, मिनी क्यूब वर्जन लिखा मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास मिनी क्यूब वर्जन लिखा रहा है। सही, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मिनी क्यूब से हम कितने काम करेंगे, गिनती के दो तीन काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल तो हो गया मिनी क्यूब, क्लस्टर बनाना होगा कुबरनेटिस का। ठीक है, वो कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखाया था कि हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मिनी क्यूब स्टार्ट
यहाँ पे ड्राइवर इज इक्वल्स टू डॉगर, ठीक है। मैं डॉगर से रन करने जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, डॉगर के अंदर कंटेनर अप कर देगा, पहले इमेज पुल करेगा, उसके बाद कंटेनर अप कर देगा, और उस कंटेनर में हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लस्टर होगा एक क्यूबरनेटिस का, और उसके अंदर कितने नोड्स होंगे? 7 नोड्स होंगे, एक नोड होगा, जी बिल्कुल। हम मिनी क्यूब यूज कर रहे हैं तो इसमें एक ही नोड होगा। मैंने इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज पुल कर रहा है नेट से, सही है। हमारा नाम ही है ना, अभी यहाँ पे देखिए मैं कंटेनर चेक कर रहा हूँ, डॉगर पीएस कितने कंटेनर रन हो रहे हैं? हाँ, कितने कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं चल रहा ना। अभी जब ये फुल कर लेगा तो कंटेनर रन कर देगा, फिर आप जब डॉगर पीएस लिखेंगे तो आपके पास मिनी क्यूब का वो कंटेनर रन हो रहा होगा। याद करो इनका पुरानी नाम से दे कर रहे हैं तो बता भी रहे मेमोरी कितनी वो कर रहे से मत जाओ। सर हमसे नमाज पढ़ रही है। फुल हो गई है, कंटेनर भी स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं डॉकर पीएस लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये इमेज जो पुल की थी वो ये है, ये इमेज पुल हुई थी, इसका कंटेनर चल रहा है, कंटेनर की आईडी ये रही, सही है। तो हमारे पास मिनी क्यूब जो चल रहा होता है वो डॉकर के कंटेनर में चल रहा होता है। अजान के बाद हम कैसे देख सकते हैं मिनी क्यूब स्टेटस? तो इसने क्या करा, मिनी क्यूब क्या कह रहा है, सॉरी मिनी क्यूब स्टेटस से क्या हुआ, हमारे पास डिटेल आ गई कि भाई मिनी क्यूब का स्टेटस क्या है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कौन सी नोट चल रही है, नोट्स, हाँ कंट्रोल प्लेन, एक ही नोट एक ही सर्वर होगा, उसके अंदर हमारे सारी चीज़ें चल रही होंगी, सही है। हमारा होस्ट भी रनिंग है, क्यूबलेट भी रनिंग है। क्यूबलेट क्या चीज़ है, किसके अंदर आती थी, वर्कर नोड का एक कंपोनेंट था क्यूबलेट, सही है। तो ये देखिए क्यूबलेट भी रनिंग है, एपीआई सर्वर भी रनिंग है। क्यूबलेट भी रनिंग है, एपीआई सर्वर भी रनिंग है, और बाकी क्यूब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। अब हमारा क्लस्टर बन चुका है क्यूबरनेटिस का, उसके अंदर
हमारे क्या नाम है सातों चीज़ें क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। अब आगे मुझे इंटरनेट करना है, मुझे अपनी एप्लीकेशन उसके अंदर पुल करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, पॉड्स क्रिएट करने हैं। तो मैं किसके थ्रू करूँगा? दूसरा टूल क्या था? क्यूबसीटीएल। तो क्यूबसीटीएल, ठीक है, ये भी इंस्टॉल्ड है, इसको मैंने अलग से इंस्टॉल नहीं किया, आप मिनीक्यूब इंस्टॉल कीजिएगा, ये शायद उसके साथ ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना 2 वर्जन दिखा रहे हैं, क्लाइंट वर्जन और एक सर्वर वर्जन। अब इसके आगे क्यूबसीटीएल का काम है, जो तो देखें मिनीक्यूब क्या है, हमारे पास एक टूल है जो कि हम क्यूबरनेटीज़ को रन करने के लिए, अब जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि क्यूबरनेटी, आप लोगों के पास इतने एरर्स आ रहे होंगे क्यूबरनेटीज़ को हैंडल करते हुए रैम के CPU के, तो अभी सिर्फ मिनीक्यूब में ही इतने एरर आ रहे हैं। अगर तो आप सोचेंगे अगर हम रियल क्यूबरनेटीज़ अपने इन्वायरमेंट में लेके आ जाएँ तो हमारे पास कितने CPU के मसले होंगे, मतलब रैम वगैरह के मसले होंगे, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम क्यूबरनेटीज़ ने खुद ही मिनीक्यूब लॉन्च करें, मतलब खुद ही मिनीक्यूब निकालें। उसके लिए मतलब ये होगा कि क्यूबरनेटीज़ एक समझ लें लोकल क्लस्टर बना लेगा मिनीक्यूब के थ्रू। क्यूबरनेटीज़ का एक लोकल क्लस्टर हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, उसके थ्रू हम लोग अपनी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं जो भी हमें मिनीक्यूब से करवानी है। मतलब क्यूबरनेटीज़ एक तरीके से हम रियल टाइम यूज़ कर सकते हैं बगैर इतने बड़े सिस्टम वगैरह जो है ना सेटअप करके। तो मिनीक्यूब का हमारे पास वो क्या है, और हम लोगों को बिल्कुल रियल टाइम क्यूबरनेटीज़ बिहेवियर मिल रहा होता है उसके अंदर। तो इस वजह से हम जो है ना मिनीक्यूब यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्यूबसीटीएल क्या है? क्यूबसीटीएल हमारे पास क्यूबरनेटीज़ को ही कंट्रोल करने के लिए समझे एक रिमोट कंट्रोलर है। जैसे हम एक टीवी चलाते हैं, टीवी से हम रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट समझे टीवी जो है हमारा क्यूबरनेटीज़ है और जो क्यूबसीटीएल है वो हमारे पास रिमोट है। हम उसको कमांड्स देंगे तो वो क्यूबसीटीएल के API सर्वर, क्यूबसीटीएल आपने पढ़ा होगा 2 नोड्स होती हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड। तो मास्टर नोड का मेन कंपोनेंट होता है API सर्वर। तो जो हमारा क्यूबसीटीएल है ना वो समझे HTTP रिक्वेस्ट करेगा हमारे क्यूबरनेटीज़ के वर्कर नोड के API सर्वर पर। तो उससे जैसे हम अभी हम लोग कुछ कमांड्स चलाएंगे क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स या क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट्स, तो वो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि जो हमारा वर्कर मास्टर नोड है, मास्टर नोड के API सर्वर पे रिक्वेस्ट जारी होगी कि हमारे पास क्यूबसीटीएल रिक्वेस्ट कर रहा है कि पॉड लेके आओ, तो वो क्यूबसीटीएल API सर्वर के पास जाएगा। API सर्वर फिर हम लोगों को ला के दे देगा कि हमारे पास पॉड्स कितने हैं या फिर डिप्लॉयमेंट्स कितनी है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद हम लोगों ने अभी एक कमांड चलाई होगी मिनीक्यूब स्टार्ट। मिनीक्यूब स्टार्ट से क्या हो रहा है, हम लोगों के पास एक समझने पूरा एक क्यूबरनेटीज़ का एक क्लस्टर आ रहा है हमारे लोकल मशीन में, मतलब हमारे कंप्यूटर में, और उसी के साथ साथ क्यूबसीटीएल खुद ब खुद इनेबल भी हो जाता है। मतलब जब हमने कमांड चलाई होगी तो एंड में लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्यूबसीटीएल इनेबल हो गया। तो हमें खुद इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मिनीक्यूब जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास लोकल क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, तो फिर से क्यूबसीटीएल भी हमारे पास आ जाएगा। तो जो मैं एक बात बता रही थी कि क्यूबसीटीएल खुद ही इनेबल हो जाएगा, तो वो अभी एंड में दिखेगा, लिखा हुआ आएगा कि क्यूबसीटीएल इनेबल हो गया।
वो सारे नोड्स मिलकर क्लस्टर कहलाते हैं। अब उन क्लस्टर्स में पोर्ट्स क्रिएट करते हैं, यानी नोड्स में हमारे पोर्ट्स होते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट क्लस्टर के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स क्रिएट करें तो एक तो हमें ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मीन्स बहुत सारे 500-600 पोर्ट्स हमारे एक ही क्लस्टर के अंदर रन कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि फॉर एग्जांपल 2 टीम मेंबर काम करें, एक टीम मेंबर ने एक एप्लीकेशन का एक नाम रखा, दूसरे टीम मेंबर ने भी गलती से वही नाम रख दिया, तो नेम कन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज हो सकते हैं। इसको हम यूँ समझ लेते हैं जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क को हम पार्टीशन कर रहे थे C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव, उससे हमारे पास ऑर्गेनाइज भी रहता है। और एक और मसला हमारा ये हल हो जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे किसी लिखे हुए कोड से, क्योंकि हमें पता है हम कितने अच्छे डेवलपर हैं, तो हम बहुत ऐसा कोड लिखेंगे जो हमारा पूरा C ड्राइव ही क्रैश कर सकते हैं। तो हम अगर D ड्राइव में काम करेंगे हमारे C ड्राइव सेव रहेगा। इसी तरह से हम एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर्स बना सकते हैं और उन क्लस्टर्स के अंदर हम कोड्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ, मैंने उसके अंदर अब एक क्लस्टर के अंदर एक वर्चुअल क्लस्टर क्रिएट किया, उस वर्चुअल क्लस्टर को हम कहते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस यानी एक फोल्डर समझ लीजिए, एक फोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर के अंदर फिर नोड्स हैं हमारे, पोर्ट्स हैं हमारे, सॉरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लस्टर बनाया, उस क्लस्टर का नाम है माय वेब सर्वर। उसी क्लस्टर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन बना दी, उस एप्लीकेशन का मैं जो नाम रख रही हूँ, अगर रचना भी अपना एक क्लस्टर बनाती है और उस क्लस्टर में सेम नाम लिख लेती है, तो क्योंकि हमारे वर्चुअल क्लस्टर सेपरेट है तो नेम कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये होगी हमारे पास कि अगर हम डायरेक्ट एक मेन क्लस्टर के अंदर अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं तो मे भी हमने कोई ऐसा कोड लिख दिया जो 100% रैम को यूज़ कर ले, बाकी जो पुरानी हमारी एप्लीकेशन थी जो कि प्रोडक्शन रेडी थी वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक नेम स्पेस के अंदर एक वर्चुअल नेम स्पेस यानी वर्चुअल क्लस्टर बनाएंगे, जिसका कोई भी एक नाम रख देंगे, यानी एक फोल्डर बना देंगे। उस फोल्डर के अंदर जब हम कोई पोर्ट क्रिएट करेंगे, अगर हम उसे ये कह सकते हैं कि ये नेम स्पेस 20 GB से ज़्यादा रैम यूज़ ना करें, यानी हमारे जो पुराना कोड है वो भी मेंटेन रहेगा और जो नया कोड हमने बनाया है वो हमारे पास सारी रैम हमारी यूज़ नहीं करेगा और हमारी एप्लीकेशन सही से काम कर सकती है। तो ये चीज़ ही हमारे पास, यानी हमारा कोड क्रैश नहीं होगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा और साथ में नेम कन्फ्लिक्ट के इश्यूज़ नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने बताया था कि जब हम लोग मिनी क्यूब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्यूब CTL कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब CTL इज़ नाउ कॉन्फ़िगर। और जो अभी नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो एक नेम स्पेस क्रिएट कर देते जिसका नाम डिफ़ॉल्ट होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक कमांड से देख लेंगे, क्यूब CTL गेट NS यानी नेम स्पेस। तो हमारे पास ये 4 नेम स्पेस आ रही है, ये इस ऊपर वाले मिनी क्यूब को स्टार्ट करने से ही है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाली नेम स्पेस है हमारा काम सिर्फ इसका है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो बाकी की 3 है वो क्यूबरनेटिस की अपनी है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई कुछ पूछ रहा है? इसे चेक कर सकते हैं, हमें वो शो होगा। फिलहाल हमारे पास 4 आ रहे हैं, हमने कोई नेम स्पेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये पहले से क्रिएट है। डिफ़ॉल्ट जब भी इस वक्त अगर मैं कोई पोर्ट क्रिएट करूँगी तो वो डिफ़ॉल्ट में जाके क्रिएट होगा। अब इसी डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर मैं कोई और नेम स्पेस क्रिएट करना चाहूँ तो वो इसी डिफ़ॉल्ट के अंदर एक और नेम स्पेस बना देगा। यानी कि अगर मैं नेम स्पेस क्रिएट नहीं करती तो मल्टीपल पोर्ट्स डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनेंगे और ये हमारे लिए बहुत मेसी हो सकता है। इसी तरह से एक और हमारे पास आ रहे क्यूब नोड लीज। ये क्या काम करता है, ये हमारे पास सिस्टम को चेक करने के लिए है, यानी एक तरह से उसकी हेडबीट चेक कर रहे हैं, उसको चेक करें वो लाइव है या नहीं। और क्यूब पब्लिक सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यूब सिस्टम, इसमें हमारे पास जो कुबरनेटीज़ है उसका अपना जितना भी काम है वो इसी के अंदर है, यानी इसे हमें टच नहीं करना, ये चल रहा है। ये चारों के चारों आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, जब हम इसे इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये हमारे पास पहले से क्रिएट होंगे। अब हमें अपने नेम स्पेसेस क्रिएट करने
ताकि ये ऑर्गेनाइज भी रहे। और जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, यानी नेम स्पेस का इशू भी नहीं आएगा, नेम कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज रहेगा, और दूसरा हमारा सारा का सारा जो रैम है वो एक ही क्लस्टर, एक ही नेम स्पेस यूज़ नहीं कर सकता, हम उसे अलग अलग करके अपने पुराने कोड को भी सेव कर सकते हैं इससे। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ऊपर कमांड चलाई थी मिनी क्यूब स्टार्ट, उससे हमारा एक नोड क्रिएट हो गया जो कि है मिनी क्यूब। अब हम लोग एक नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। इसकी कमांड है हमारे पास क्यूब सीरियल। ठीक है, मैं करती हूँ क्यूब सीरियल। मैंने अपनी नेम स्पेस बनाई, क्योंकि अब मैं जब इसको चेक करूँगी तो अब देखो हमारे पास लिखा आ गया माई नेम स्पेस क्रिएटेड। अब हम लोग जब इसको चेक करेंगे गेट एनएस से, तो हमारे पास माई नेम स्पेस शो हो गया। ठीक है, अब हम इस नेम स्पेस के अंदर अपना काम करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने की और है ना, हो गया ये और ये बस हो अच्छा, इस कमांड में हमने क्या करा, हमने एनजीएस एक इमेज है हमारे पास डॉकर पे होगी। जब हम ये कमांड रन करेंगे ना तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली डॉकर से पुल हो जाएगी। फिर उस इमेज के अंदर हम लोग जो है ना, मतलब जो हमने अभी नेम स्पेस क्रिएट करा था ना, उसके अंदर हमने एनजीएस की इमेज चली जाएगी इस कमांड को वो करते हैं। अब हमारा क्या हुआ है, एक पॉड क्रिएट हो गया एनजीएस के नाम से। अब जब हम क्यूब सीरियल गेट पॉड्स करेंगे तो हमारे पास एनजीएस का एक पॉड आ जाएगा। अभी देखें एक एरर आया है, क्यूब सीरियल गेट पॉड्स का है, लेकिन वो कह रहा है कि इस डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर हमारे पास ये पॉड नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने ऊपर क्या करा था, हमने एनजीएस की इमेज किस पॉड में किस ये नेम स्पेस में क्रिएट करी थी, जो हमने खुद बनाया था माई नेम स्पेस, उसके अंदर क्रिएट करी थी। तो अब ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में हमारा ये जो पॉड है ये फाउंड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कमांड लिखती हूँ मैं उसके थ्रू, इसके अंदर हम बता देंगे कि हमारा जो नेम स्पेस है इस वाली नेम स्पेस के अंदर जो है ना ये वाला पॉड होगा। देखिए जो मैंने उस वक्त इमेज बनाई थी ये क्यूब सीरियल एनजीएस वाली, तो
इसके अंदर जो पॉड्स थे वो हमने गेट करे अपनी नेम स्पेस में, तो हमारे पास nginx के पॉड्स आ गए। ठीक है, अच्छा kubectl रन करके हमें क्या किया, आगे हमने nginx लिखा है, हमें नहीं पता ये क्या है, ये हमारे पास डोकर हब के ऊपर बनी बनाई इमेजेस इसकी पड़ी हुई है, हमें सिर्फ और सिर्फ पुल करके उसका कंटेनर अप करना है। यानी हमने इस इमेज को kubectl के जरिए हमने पुल किया और इसको क्या किया, एक क्लस्टर एक नेम स्पेस हमने बनाया और उस नेम स्पेस के अंदर इसकी नोड हमें ओपन कर दी, नोड बना दी इसकी, यानी kubectl रन, और उसके आगे जो भी हमें अपना क्लस्टर बनाना था उसके अंदर जो इमेज थी उसका नाम रखा और आगे माइनस रीस्टार्ट इक्वल्स टू नेवर, यानी हमें नहीं चाहिए ये क्लस्टर हमेशा से चलता रहे, जब ये चल जाएगा इसका काम हो जाए ये बंद हो सकता है। उसके बाद हमने अपनी नेम स्पेस जो क्रिएट की थी उसी नेम स्पेस के अंदर हमें पोर्ट क्रिएट करनी थी। पहले पोर्ट अगर नेम स्पेस नहीं होता तो डिफॉल्ट में क्रिएट होती, अब हमने एक फोल्डर बनाया यानी एक वर्चुअल क्लस्टर बनाया और उस वर्चुअल क्लस्टर के अंदर एक पोर्ट बना दिया। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3-4 एप्लीकेशन हैं और हर एक के अंदर आपके पास 4-4 पोर्ट्स हैं। अब आप किसी भी स्पेसिफिक अपने नेम स्पेस का नाम देकर उसी के पोर्ट्स ले सकते हैं, यानी आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड है, आपने बाकी पोर्ट्स को नहीं टच करना, आपको जो भी नेम स्पेस चाहिए उस नेम स्पेस में जितने पोर्ट्स हैं वो सारे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जब ये वाली कमांड चलाई थी kubectl गेट पॉड्स वाली नेम स्पेस वाली, तो यहाँ पर स्टेटस यहाँ पे मेरा तो रनिंग आ रहा है, लेकिन आप लोगों का आ सकता है कि कंटेनर क्रिएटिंग या पेंडिंग, तो आप थोड़ी देर वेट करिएगा। लेकिन अगर आपका ये आ रहा है कि इमेज पुल बैक ऑफ या फिर इमेज एरर भी आ जाए यहाँ पे इस साइड पे स्टेटस पे, तो फिर वो आपका या तो नेम स्पेस गलत होगा और या तो फिर आपका गलत आप पॉड के अंदर जा रहे होंगे। तो ये एक बार देखिएगा, अभी मेरा तो रनिंग पे आ रहा है, तो मेरा तो स्टार्ट हो गया। मेरी तो ट्रिपल वन आएगी, फ्रंट एंड आएगी, बैक एंड होगा। अगर हमें अपनी नेम स्पेस के अंदर से देखना है कि क्या चीज़ें चल रही है तो उसके लिए कमांड है हमारे होता है वो ना, वो लाजमी ना करे सब होता है, तो टाइम ही ना है एक्स्ट्रा मार्क्स और ये रिक्वायर्ड का बनाइए। नहीं वैसे क्या करेंगे, -o का मतलब है आउटपुट, तो हमें आउटपुट बता देगा कि हमारे स्पेस के अंदर क्या चल रहा है, डिटेल्स बता देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेम है nginx रेडी है, ये बता रहे कि हाँ रेडी है, और स्टेटस बता रहे रन हो रहा है, एज अभी बता रहे कि हमने कब स्टार्ट की थी, 4 मिनट पहले बनाई थी, IP बता दी उसकी पॉड की। अच्छा, जो पॉड जो होती है उसकी यूनिक IP होती है, यूनिक IP होती है, और जो kubectl होता है ना उसकी यूनिक IP होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, शायद आगे दूसरी क्लास में होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, मतलब आपको जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड को एक साथ चलाना है, तो बैक एंड ये नहीं बता पाएगा कि लाइक हमारा कौन सा सर्वर चल रहा है या फिर लाइक IP क्लैश हो सकती है इन लोगों की, तो इस वजह से हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। वो खैर वो आगे का कॉन्सेप्ट वो देखेंगे आगे और एक होती है मैनुअली कमांड्स चलाएं। अब कमांड्स तो बहुत सारी हैं, अब हम लोग कहाँ से बार बार जो है कमांड्स चलाते रहेंगे और फिर सारी चीज़ें मैनेज करते रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग YAML फाइल का यूज़ करते हैं। YAML फाइल में हम एक बार कॉन्फ़िगरेशंस बता देंगे और फिर वो उस YAML फाइल को इंटीग्रेट करेगा और उस YAML फाइल के अंदर से जाकर देखेगा YAML फाइल के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। YAML फाइल में 3 मेन चीज़ें होती हैं, मेटा डेटा, स्पेक्स और स्टेटस। स्पेक्स हम डिफाइन करेंगे, स्टेटस मिनीक्यूब या कुबरनेटिस जो भी है वो उसके हिसाब से जो हमारे स्पेक्स होंगे उसके हिसाब से स्टेटस बता देगा। जैसे स्टेटस हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग, तो वो उस YAML फाइल में बता देगा कि रनिंग हो रहा है या जो भी हो रहा है, एरर आ रहा है, वो उस YAML फाइल के अंदर बता देगा। अब हम लोग जो है ना YAML फाइल जनरेट करवाएंगे, फिर उसको अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे।
ऊपर से नीचे से ऊपर सवा 8 तो हो गए आज मेरी नोटिस पड़ी है कुछ के नहीं है बात कर रहा हूँ 2 घंटे से एक ही चीज के बाद ये नमाज तो भी और ये दूसरी कैसे वहीं से होता है तेरे यार